हेलो प्रिय मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, जैसा कि आपका प्रथम पेपर हूबहू जैसा ज्यों की त्यों अपनी वीडियो से निकल कर आया, उसी प्रकार से अब सेकंड पेपर को लेते हैं। लेकिन सेकंड पेपर को मैं पेपर के आधार पर नहीं कराऊंगा, बल्कि आपको पूर्ण पेपर के यानी कि पेपर को ऐसा कर दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्योंकि अपने पहली यूनिट और पहली यूनिट क्या है, ध्रुव स्वामी नाटक है। अब ध्रुव स्वामी नाटक जब तक आपने पूरी उसकी कथा नहीं सुनी, कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि उसका अंक भार 2 व्याख्याएं आएंगी, 8-8 नंबर की, तो 16 नंबर की तो व्याख्या ही है। और व्याख्या तभी कर सकते हो जब आपको ध्रुव स्वामी नाटक याद हो। अब आप सीरीज और संजीव से तो जोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक निबंधात्मक प्रश्न होगा 15 अंक का, वो तो मैं पहले ही फिक्स कर देता हूँ। आपके 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको एक करना होगा। एक प्रश्न होगा ध्रुव स्वामी की चारित्रिक विशेषता, तो दूसरा प्रश्न और भी आसान होगा, ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु। ठीक है, दोनों को मैं साथ में सुनाऊंगा, तो ये तो 15 अंक का प्रश्न आपको मैं सुनाता ही जाऊंगा। बाकी व्याख्याओं को पहचानने का तरीका, किसके वचन हैं, ये भी आप पूरी तरीके से पहचान लोगे। आइए तो बात करते हैं ध्रुव स्वामी नाटक की। सबसे पहले बात करिए, कैसा नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। और इसका प्रकाशन कौन से वर्ष हुआ, 1933 ईस्वी में। ये इससे कुछ जुड़े हुए तत्व है। इसमें गुप्त वंश का एक घटनाक्रम है, और गुप्त वंश में के घटनाक्रम को जयशंकर प्रसाद ने कितने अंकों में, 3 अंकों में इसकी रचना की। अब आते हैं इसके प्रमुख पात्र, थोड़ा सा याद रखना पात्र कौन कौन हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुप्त वंश के पात्र। तो गुप्त वंश के पात्रों में नंबर 1 रामगुप्त। और रामगुप्त कौन है, गुप्त वंश का एक बहुत ही अच्छा सम्राट, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, वो थे समुद्रगुप्त, और उन्हीं का बड़ा बेटा था रामगुप्त। रामगुप्त कैसा, मदक, कलीव, डरपोक, कायर, यानी कि एक निर्लज्ज शासक था, जिसको शासक मानने की कोई शासक श्रेणी का ही व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे रामगुप्त थे। उन्हीं में एक छोटे थे चंद्रगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त का छोटा बेटा है, जो आगे चलकर इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से कहलाया। उसके बाद ध्रुव स्वामी, और ध्रुव स्वामी समुद्रगुप्त को विजय उपरांत प्राप्त एक कन्या थी, जिसके विषय में एक विशेष शर्त थी कि ये कन्या समुद्रगुप्त अपने घर ले जाकर यानी कि उनको सौंपेंगे, क्योंकि मेरी कन्या महादेवी बनेगी, यानी सीधे सीधे जो शासक बनेगा उसी की पत्नी। उसके बाद तो यही प्रथमतः रामगुप्त की पत्नी बनती है, पीछे जाकर ये ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाती है। उसके बाद अगला पात्र है मंदाकिनी, जो कि आधुनिक नारी है। और ये कौन से, यानी कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, हमेशा ये सत्य का साथ देती है। उसके बाद शिखर स्वामी, जो कि रामगुप्त का अमात्य है, और इसी के आधार पर शिखर स्वामी अपनी चाल की वजह से रामगुप्त को शासक बना देता है। कुछ अन्य पात्रों में जैसे प्रतिहारी, द्वार रक्षक, खड़गधारणी, जो कि खड़ग लेकर स्त्रियों के साथ चलती है, एक बौना, हिजड़ा, कुबड़ा, ये तीनों आकर एक नाटक का मंचन करते हैं। और अन्य सामंत कुमार, जो कि जय जयकार करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो थे कौन से वंश के पात्र, यानी कि सीधे सीधे गुप्त वंश के पात्र। अब बात करते हैं अपन शक वंश के पात्रों में। शक वंश के पात्रों में नंबर 1 शकराज, जो कि वर्तमान में शकराज शासक है। उसके बाद कौमा, जो कि शकराज की प्रेमिका है। और तीसरा खिंगिल देव, जो कि शक वंश के अमात्य। और चौथा मिहिर देव, जो कि कौमा के पिता हैं। ये दूसरी राजवंश शक राजवंश के पात्र हैं। तो दोनों पात्रों को एक बार तो इनको याद कर लेते हैं। अब चलते हैं एक एक की कथा को। ठीक है, सबसे पहले कथा इस प्रकार से, ध्रुव स्वामी उपहार स्वरूप प्राप्त हुई, यानी ध्रुव स्वामी को जैसे ही लाया गया तो सीधा से उसे महादेवी बनाया गया। और महादेवी बनाने के तौर पर वो किसकी पत्नी बनती है, यानी कि रामगुप्त की पत्नी बना दी जाती है। और उसमें कौन, पंडित जी, एक और पंडित जी है इसमें। वो क्या करते हैं, यानी कि रामगुप्त के साथ फेरे डाल देते हैं। लेकिन ध्रुव स्वामी जैसे ही रामगुप्त का हाथ अपने हाथ में लेती है पानी ग्रहण संस्कार के बतौर, तो वो हाथ देखते ही पहचान लेती है कि रामगुप्त एक अच्छा शासक नहीं है। रामगुप्त के हाथ से देखते ही ध्रुव स्वामी अपने आप को भिन्न मान लेती है। लेकिन पूरी तरीके से रामगुप्त की गतिविधियां आगे चलकर पता चलती है कि रामगुप्त पूरी तरीके से मदपी, कलीव, नशाबाज ऐसा व्यक्ति था। और ध्रुव स्वामी रामगुप्त को बिल्कुल भी चाहती नहीं थी। एक और हमेशा रामगुप्त को भी यही चिंता रहती थी कि ध्रुव स्वामी तेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ध्रुव स्वामी पूरी तरीके से किसकी पत्नी, यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी, ऐसा रामगुप्त सोचता था। और पूरे राजवंश में, गुप्त राजवंश में इस समय समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद एक बहुत ही बड़ा शक और संदेह का दायरा चल रहा था, जिसमें रामगुप्त हमेशा ध्रुव स्वामी को शक के दायरे से देखता था। वहीं ध्रुव स्वामी हमेशा रामगुप्त जैसे व्यक्तियों से बचना चाहती थी। और आज ध्रुव स्वामी कहाँ, यानी कि उन्हीं महलों की घुटन से दूर होने के लिए कहाँ झरने की ओर चली जाती है। लेकिन झरने की ओर जब चली जाती है तो पीछे से रामगुप्त बड़े चिंताशील हो जाते हैं। और चिंता में आकर वो सोचते हैं कि हो ना हो मेरी ध्रुव स्वामी किसके साथ चली गई है, चंद्रगुप्त के साथ चली गई है। और पूरे के पूरे राजमहल में हाहाकार मच जाता है कि रामगुप्त कहता है कि ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त के साथ जा चुकी है। लेकिन इस बात का किसको पता था, खड़गधारणी और प्रतिहारी को पता था। प्रतिहारी और खड़गधारणी बेचारी किसको खोजने जाती है, ध्रुव स्वामी को खोजने के लिए चली जाती है, जो कि झरने के पास थी। वहां जाकर उससे कहती है कि
हे ध्रुव स्वामी, बड़ा अनर्थ हो चुका है, आपको तुरंत राजमहलों में लौट जाना चाहिए, क्योंकि महाराज ने हाहाकार मचा दिया। कि वो कैसा हाहाकार है कि कुछ नहीं। पर ऐसे में कौन, ध्रुव स्वामी कहते कि मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मैं गुप्त वंश में किस प्रकार से लाई गई, और एक पंडित जी जिसने मुझे थोड़े से फेरों के माध्यम से किसी के साथ बांध दिया, क्या ये स्त्री के साथ अन्याय नहीं है? लेकिन खड़गदारनी बेचारी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता है ही नहीं। ठीक है, तो उधर से रामगुप्त पूरे राजमहलों में घूमकर जब आया, ध्रुव स्वामी नहीं मिली, तो अंत में आकर उसने देखा कि ध्रुव स्वामी बाहर से आई हुई है, और आने के बाद उसको फिर थोड़ी सी शांति हुई। अब ऐसे में कौन, शक राजवंश। शक राजवंश को पूरी तरीके से पता था कि अब एक अच्छा मौका है जब समुद्रगुप्त ना है और नहीं है, और इसी समय सबसे बड़ी दिक्कत है कि गुप्त वंश पर एक बहुत ही कमजोर शासक कौन, रामगुप्त बैठा है, और रामगुप्त जब बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को परास्त किया जा सकता है। इसलिए शक अपनी सेना का विस्तार करके अब किस पर आक्रमण करना चाहता है, यानी कि गुप्त वंश पर आक्रमण करना चाहता है। लेकिन आक्रमण ही हर चीज का हल नहीं होता। उससे पहले कि आक्रमण की घटना की, यानी कि आक्रमण की सूचना खिंगिल देव के माध्यम से किसको दे देते हैं, जैसे ही शिखर स्वामी को देते हैं, शिखर स्वामी दौड़ा दौड़ा किसके पास आता है, रामगुप्त के पास आता है। रामगुप्त से कहता है कि महाराज, मुझे लगता है कि शक राजवंश पूरी तरीके से आक्रमण के लिए तैयार है, और वो अपने क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन रामगुप्त पूरी तरीके से घबरा जाता है, डर जाता है कि हे शिखर स्वामी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई और मैंने राजकार्य संभाला है, तो मैं तो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे करते हैं कि क्यों ना हम सकराज से कोई ऐसी बातें करें जिससे क्या हो जाए कि सकराज हम पर आक्रमण ना करे, और कुछ संधि शर्तें हो जाए, और उन संधि शर्तों के माध्यम से मामला शांत हो जाए। ऐसे में कौन, शिखर स्वामी खिंगल देव के पास जाते हैं कि अभी हमारे महाराज युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि युद्ध ही हर समस्या का हल नहीं होता, आप चाहें तो और भी कोई कारण हो सकता है। खिंगिल देव किसके पास जाते हैं, सकराज के पास जाते हैं। सकराज से कहते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि गुप्त राजवंश इस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो लगता है हमें संधि शर्तें या संधि वार्ता करना चाहता है। सकराज को भी पहले से ही पता था, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मैं भी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि रामगुप्त ही नहीं, उनके पास एक चंद्रगुप्त और है, और ऐसे के होते आक्रमण करने से अपने को हानि हो सकती है। इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम गुप्त वंश के साथ क्या कर ले, कुछ संधि शर्तें स्वीकार कर ले। आज सकराज संधि के तौर पर कितनी शर्तें, 3 शर्तें किसको भेजता है, खिंगल देव के माध्यम से रामगुप्त को भेजता है, और खिंगल देव से कहता है कि खिंगल देव, तुम संधि शर्तों को ले जाकर चाहिए। कि पहली संधि शर्त क्या थी, सीधी सी शर्त थी कि शक वंश का आधिपत्य किस पर होगा, गुप्त वंश पर आधिपत्य होगा। दूसरी संधि शर्त और भी अच्छी थी कि शक राजवंश के सामंत कुमारों को दुल्हन कहाँ से आएगी, वो दुल्हन कहाँ से आएगी, यानी कि दुल्हन पूरी तरीके से गुप्त वंश से आएगी। और तीसरी संधि शर्त कि शकराज कहीं ना कहीं किसको भी चाहता था, यानी कि ध्रुव स्वामी को चाहता था, और ध्रुव स्वामी को जब चाहता था तो तीसरी संधि शर्त है कि ध्रुव स्वामी अब किसके हरम या राजमहल में आएगी, यानी कि शक के राजमहल में आएंगे। और तीनों संधि शर्तों को लेकर खिंगिल देव किसके पास जाते हैं, शिखर स्वामी के पास जाते हैं। शिखर स्वामी को तीनों संधि शर्तें दे दी जाती है। शिखर स्वामी 2 संधि शर्तों को तो पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी को पढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं होती, और दौड़े दौड़े कहाँ महाराज के पास आते हैं। महाराज से जाकर कहते हैं कि महाराज, उधर से 3 संधि शर्तें आई है, कि सुनाइए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो पहली संधि शर्त कि अपने गुप्त वंश पर शक वंश का आधिपत्य होगा, कि कोई नहीं, ये तो होगा ही होगा जब हम युद्ध नहीं कर रहे तो। कि दूसरी महाराज और भी है कि हमारे, यानी कि शक वंश के सामंत कुमारों को दुल्हन जो आएगी वो हमारे कौन से राजवंश से जाएगी, गुप्त वंश से। कि अच्छा ये, कि हाँ चलिए, देखो सीधी सी बात है कि स्त्री यानी पुरुष है तो पुरुष का विवाह तो करना ही है, इसलिए शर्त क्या जाएगी, हमारे यहाँ से दुल्हनें भी चली जाएगी। लेकिन तीसरी संधि शर्त पढ़ने से पहले कौन, किसकी जबान रुक जाती है, शिखर स्वामी की लड़खड़ा जाती है, और वो कहता है कि महाराज, एक बहुत ही बड़ी शर्त है कि ध्रुव स्वामी पहले शक वंश यानी सकराज से प्रेम करती थी, इसलिए ध्रुव स्वामी अब किसके पास जाएगी। सर वाह, रामगुप्त ने कहा कि मैं तभी तो कहूँ कि ध्रुव स्वामी आखिर मेरे से प्रेम क्यों नहीं करती, अब मुझे पता चला कि वो तो सकराज की पत्नी है, और इसलिए मैं तीसरी संधि शर्त को भी स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे तीनों संधि शर्तें स्वीकार की गई, बड़ी विपत्ति में फंस गए। उधर से कौन, ध्रुव स्वामी आई, और ध्रुव स्वामी ने रामगुप्त से कहा, रामगुप्त की ओर देखा, रामगुप्त ने उसकी ओर देखा। उधर से शिखर स्वामी की तरफ देखा, शिखर स्वामी से कहा कि शिखर स्वामी क्या संधि शर्त है। कि महारानी जी आप ही पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़कर नहीं सुना सकता। कि सुनाइए मुझे।
कि नहीं नहीं मैं नहीं सुना सकता। उधर से रामगुप्त निकल जाते हैं और शिखर स्वामी किसको, ध्रुव स्वामी को संधि शर्तें बताते हैं कि पहली शर्त ये, दूसरी ये, तीसरी शर्त कि तीसरी शर्त ये कि आप किसके पास जाओगे, सकराज की, कि आपके राजा ने, कि हमारे राजा ने तीनों की तीनों संधि शर्तें स्वीकार कर ली। अब तो पूरी तरीके से कौन डर गई, ध्रुव स्वामी डर गई। दौड़ी दौड़ी महाराज के पास गई, रामगुप्त के चरणों में गिरी और उसने कहा कि हे महाराज, मैं स्त्री हूँ और स्त्री को इस प्रकार से आप किसी दूसरे के पास नहीं भेज सकते, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन कौन मानने वाले नहीं थी, रामगुप्त मानने वाले नहीं थे। उसने कहा कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अंत में ध्रुव स्वामी अपने आप में क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर कहती है कि स्त्री किसी के उपहार की वस्तु नहीं जो उठाकर किसी को दे दी जाए, इसलिए आज मैं अपनी खुद की रक्षा स्वयं करूंगी। और स्वयं रक्षा तो क्या करती है, अपनी कटार निकालती है और पेट में भोंक देना चाहती है। लेकिन पीछे से तभी कौन आकर हाथ पकड़ता है, चंद्रगुप्त आकर उसका हाथ पकड़ता है। ध्रुव स्वामी देखती है कि वाह, चंद्रगुप्त ने हाथ पकड़ा। उधर से चंद्रगुप्त कहता है कि आप क्या कर रहे हो ध्रुव स्वामी जी, महादेवी जी, कि कुछ नहीं, जिस राजवंश में स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी स्त्री का जीना अधिकार नहीं है, ऐसी स्त्री को मर जाना ही अच्छा है। ऐसे में कौन, चंद्रगुप्त कहता है आखिर मैं भी तो पूरी बात सुनूं। चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी पूरी बात बताती है। चंद्रगुप्त कहता है कि महादेवी, आपकी रक्षा मैं करूंगा और शक वंश में आपके साथ मैं चलूंगा। उधर से कौन, ध्रुव स्वामी ने कहा कि तू, कि हाँ मैं, कि कैसे, कि मैं स्त्री के वेश में चलूंगा। उधर से हिजड़ा दौड़ा दौड़ा उसने कहा कि अरे चंद्रगुप्त जी, आपको मैं बहुत अच्छी स्त्री बना सकता हूँ, बस तो तुरंत मुझे स्त्री बना दीजिए। अब उधर से क्या है, यानी कि एक पत्र भेजा गया कि सकराज को, कि सकराज आपके यहाँ पर हमारे यानी कि ध्रुव स्वामी के साथ एक दासी भी आना चाहती है। तो उधर से सकराज ने कहा कि जी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर अब दूसरे उसमें चलते हैं तो कौमा, जो कि अनन्यतम प्रेमिका किसकी थी भाई, यानी कि सकराज की थी। आज कौमा सकराज से कहती है कि सकराज, अब अपने प्रेम को बहुत दिन हो गए, अब अपन विवाह की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, कम से कम विवाह हो जाएगा, अपने को दिक्कत नहीं हो जाएगी, मेरे पिता भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन कौन, सकराज कहता है कि कौमा बस कुछ क्षण की बात और है, उसके बाद हम लगभग संभवतः एक विवाह में बंध ही जाएंगे। उधर से कौमा कहती है कि तुम इस प्रकार से पुरुष कब तक टाल मटोल करते रहोगे, कब तक एक स्त्री दूसरी के प्रेम में पड़ी रहेगी, कभी तो उसको सटीक जवाब दिया करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उधर से कौन, मिहिरदेव आते हैं, जो कि किसके पिता है, कौमा के पिता है। आज शकवंश के ऊपर क्या देखते हैं, एक भयावह दृश्य देखते हैं। लगता है कि अब शकवंश का अंत होने वाला है। आकर अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, अब तो कम से कम आपको घर चलना चाहिए। लेकिन बेटी कहती है कि नहीं पिता, अब मैं जाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे सकराज जी पूरी तरीके से जवाब दे देंगे, और जवाब जब दे देंगे तो मैं उन्हीं के साथ चलने वाली हूँ, उससे पहले चलने वाली नहीं हूँ। लेकिन कौन, शक यानी कि कौमा मानती नहीं। तो मिहिरदेव से कहता है कि चल, तुम नहीं स्वीकार करती है तो कोई बात नहीं, मैं तो चला जाता हूँ। उधर से अब कौन, यानी कि ध्रुव स्वामी और उसके साथ कौन आते हैं, चंद्रगुप्त जी, दोनों किसके दरबार में आते हैं, यानी कि आज सकराज के यहाँ आते हैं। उधर से ध्रुव स्वामी संदेश भेजती है कि महाराज हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। तो उधर से कौन कहता है, सकराज कहता है कि जैसी आपकी इच्छा, मैं आपसे एकांत में मिलूंगा। आज एकांत राजमहल में कौन चले जाते हैं, सकराज चले जाते हैं। और वहाँ से कौन, ध्रुव स्वामी और उसके साथ ही कौन, चंद्रगुप्त स्त्री के वेशभूषा में कहाँ, उसी के महलों में चले जाते हैं। उधर से सकराज दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वाह, कितना सुंदर, दोनों की दोनों कितनी सुंदर छवि है। बड़ी चिंता में कौन फंस जाते, सकराज, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा ध्रुव स्वामी कौन सी है। जैसे ही सकराज ध्रुव स्वामी की ओर बढ़ता है, उधर से चंद्रगुप्त अपनी कटार निकालता है और किसको, यानी कि सकराज पर आक्रमण करता है। और सकराज भी उस पर आक्रमण करता है और दोनों में से सकराज को चंद्रगुप्त वहीं धाराशायी कर देते हैं। और किसकी, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी की जय जयकार होने लग जाती है। उधर से ये दृश्य कौमा को जब पता चलता है तो कौमा दौड़ी दौड़ी आती है और ध्रुव स्वामी से कहती है कि हे ध्रुव स्वामी, मैं मेरे प्रेम को तो प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन अंत में अब कम से कम इसके साथ मर तो जाऊं, इसलिए ये सब मुझे सौंप दीजिए। कौन सौंपती है, ध्रुव स्वामी कहती है कि हे स्त्री, अब तुझे ऐसे ही मरना है तो कम से कम तुम इस शव को ले जाइए। शव को कौमा अपने पिता के साथ लेकर चलती है। उधर से ये खबर रामगुप्त को चली जाती है और रामगुप्त दल बल सेना के साथ कहाँ, शकवंश पर आता है। रास्ते में उसे कौमा और उसके साथ शक का शव और उनके पिता मिलते हैं। उनकी सबकी हत्या कौन कर देता है, रामगुप्त कर देता है। और रामगुप्त उनकी हत्या करके कहाँ, उन्हें वापस लाता है। उधर से कौन, उनके साथ मंदा भी आई, जो कि हमेशा सत्य का साथ देती है। और ध्रुव स्वामी को सदैव वो किसकी, यानी कि चंद्रगुप्त की पत्नी स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, नियमों में फंसी हुई थी। अंत में उधर से कौन, जैसे ही रामगुप्त आते हैं तो पास पास किनको खड़े देखते हैं, ध्रुव स्वामी और किसको, चंद्रगुप्त को। तो कहता है अरे रे रे, ऐसा नहीं हो सकता, अनर्थ हो गया, ऐसे में मुझे चंद्रगुप्त को सजा देनी चाहिए। लेकिन अब कौन, अब मंदा कहती है कि भैया अब वो समय नहीं रहा है, अब
बिल्कुल बदलने वाला है। और उधर से ध्रुव सामने भी कहते कि कब तक आखिर ऐसा स्वीकार करेंगे। रामगुप्त पूरी तरीके से अब किसकी यानी कि चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है। रामगुप्त अपनी कटार निकालकर जैसे ही चंद्रगुप्त की ओर बढ़ता है, पीछे से कोई सामंत कुमार किसकी हत्या कर देता है, यानी कि रामगुप्त की हत्या ही कर देता है। और चारों तरफ से जय जयकार होने लग जाती है। ध्रुव सामनी की जय, महारानी की जय, चंद्रगुप्त की जय। जय जयकार के साथ ही उधर से कौन कह उठती है, मंदाकिनी भी कह उठती है कि महादेवी ध्रुव सामनी की जय। और अब महादेवी किसकी पत्नी बन जाती है, ध्रुव सामनी सीधे सीधे चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाती है। और यहीं पर अपना ये कथा भी संपूर्ण हो जाती है। पूरी तरीके से ध्रुव सामनी नाटक से अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही पात्र थे, इन पात्रों के बीच आपको पहचानना होगा। कहीं ना कहीं उसमें ध्रुव सामनी के ही वचन होंगे। पूरा की पूरा नाटक ध्रुव सामनी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपसे 2 सेट प्रसंग व्याख्याएं शुरुआत में जो होंगी वो ध्रुव सामनी की होगी, और एक बड़ा प्रसंग जिसमें ध्रुव सामनी की चारित्रिक विशेषता आएगी। तो चारित्रिक विशेषताओं में अब आपने देखा होगा ध्रुव सामनी कैसी थी। तो सबसे पहले रूपवती, सुंदर, गुणवान, ठीक है, स्वाभिमानी, आत्मरक्षक, ठीक है, वीर, अति नारियों के ऐसे गुण उनमें थे। उन्हीं के आधार पर आप पॉइंट बनाकर अब ध्रुव सामनी के चरित्र को आराम से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके बाद कुछ एकांकियाँ, 1-2 एकांकियों को भी मैं आपको सुना दूंगा, जिससे आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। आपको पूरी पढ़ने का या पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्रम से पढ़ने को मिल जाएगा। धन्यवाद। बाकी वीडियो को जितना देखें और अगले बच्चों तक शेयर करें।